आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और आप किस तरीके से इनकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करूं तो देखो, कोई भी इंटीग्रल, सपोज हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर कोई भी एक लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो जाए तो वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा, चाहे वो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या फिर अपर लिमिट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इन्फिनिटी डाल दिया और ये हमने लोअर लिमिट इसकी ए ले ली, वेर ए कोई फाइनाइट वैल्यू है, और या अपने इन्फिनिटी जो है वो लोअर लिमिट में ले लिया है, माइनस इन्फिनिटी ले लो, और कोई फाइनाइट वैल्यू हमने इसके अपर लिमिट में लिख दिया, तो भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। या फिर इसकी दोनों ही अपर एंड लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए तो भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ये तो इसका एक टाइप हो गया। अगर इस टाइप से कोई भी इंटीग्रल आपको मिलता है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। टाइप 2, दोनों अगर लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट हो जाएं और जो हमारा फंक्शन है वो किसी एक पॉइंट पर, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर अगर अनबाउंडेड हो रहा है तो भी हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स में आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि किसी एक पॉइंट पर अगर वो पॉइंट इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी हो जाए, सिंगुलैरिटी, तो भी ये इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं हो पा रहा है फंक्शन या अनबाउंडेड है, तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, दोनों ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप हैं। देन हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको हम अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। बट लॉज को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता क्या है। जब आप किसी भी इंटीग्रल को एवेल्युएट कर रहे हो तो अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है एंड कोई यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिल रही है, उस केस में तो आप ये कहोगे कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है तो हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर कुछ भी मिल रहा है तो उस केस में वो इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। जो फर्स्ट आप रूल या फिर लॉ याद रख सकते हो, जैसे कि हमने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, तो उसमें अगर फॉर्म हमारी इस टाइप से है 1/x⁻p एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पी टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारा जो पी की वैल्यू है हम कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तब तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट होगा। पी की वैल्यू अगर 1 एग्जैक्टली 1 हो, ग्रेटर देन 1 पे तो कन्वर्जेंट है, इज इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है, एंड लेस देन 1 पे भी डाइवर्जेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट जब p की वैल्यू लेस देन 1 हो या फिर एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू 1 हो। ये हमारा p टेस्ट होता था जब हम सीरीज़ की बात करते थे। तो कुछ वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बट इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि जो कुछ केसेस में ये जो वैल्यू है p की ये एकदम रिवर्स हो जाती है। लाइक इस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ लो, p इज इक्वल्स टू 1 एंड p इज़ लेस देन 1, तो इस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा और इस केस में डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। मैंने बस आपको इसके ये रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि सिमिलर ही कॉन्सेप्ट अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। ये पी सीरीज टेस्ट, जो पी टेस्ट है वो हम सीरीज़ के लिए अप्लाई किया करते थे, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल है 1/x⁻p एंड हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। हम मान के चलते हैं कि जो उसकी लिमिट है इट इज़ फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो a की वैल्यू हमने ली है इट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है और ग्रेटर देन 0 है। एंड यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन हम और कर देते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं इसके लोअर लिमिट में। तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, किसी भी इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये -p हो जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो पावर है वहाँ पर भी +1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -p + 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम जैसे भी
एक नॉर्मली किसी भी इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता देती हूँ, फिर वापस से हम इसी इंटीग्रल पे आएंगे। पहला रिजल्ट ये है a टू इन्फिनिटी, और हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से है, जहाँ पर ये जो a की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली जो p टेस्ट होता है सीरीज़ के लिए वही है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है, इज इक्वल्स टू 1 होने पर डाइवर्जेंट है, एंड p लेस देन 1 होने पर भी ये डाइवर्जेंट है। आप इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो था पहला रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट है, अगर हमारी लिमिट्स कुछ इस टाइप से है 0 टू b। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले केस में हमने ये बोला था कि जो लोअर लिमिट है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, बट यहाँ पर हम लोअर लिमिट को 0 लेकर चल रहे हैं, और जो इसकी अपर लिमिट है वो कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पर b को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये b एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू है, लेस देन इन्फिनिटी। ओके, और लोअर लिमिट तो हमने 0 कह ही रखा है, और फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल फंक्शन की। बट यहाँ पर क्या चेंज होता है? जो कन्वर्जेंट वाला केस है वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि लेस देन 1 होने पर कन्वर्जेंट होगा, एंड p ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 होने पर डाइवर्जेंट होगा। p इज इक्वल्स टू 1 वाले केस में तो दोनों में ही डाइवर्जेंट है, बट जो बाकी दोनों कंडीशंस है फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वो एकदम से चेंज हो गई हैं। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ लिमिट्स का था। जो लोअर लिमिट थी वो यहाँ पर 0 थी, और अपर लिमिट जो थी वो एक फाइनाइट वैल्यू थी। ओके, दोनों ही ये एक इम्प्रॉपर इंटरवल्स की यहाँ पर बात हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टाइप्स बता दिए हैं। पहला तो यही है कि अगर कोई भी लिमिट आपको, चाहे अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, इन्फिनिटी मिल जाए तो भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है, एंड अगर दोनों ही अपर एज वेल एज लोअर दोनों ही लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है तो भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। एक टाइप तो ये थी। दूसरी टाइप में हमने ये देखा कि दोनों फाइनाइट, हमारी लिमिट्स फाइनाइट है बट फिर भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। रीज़न क्या है? कि जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर अनबाउंड हो रहा है, अनबाउंडेड है, या फिर कोई एक पॉइंट जो है जो हमने लिमिट्स में लिया है वो उसकी एक सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ जो सेकेंड टाइप हमने लिखा जिसमें हमने लिमिट ली है 0 टू b, दोनों ही फाइनाइट है बट फिर भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये टाइप सेकेंड रिजल्ट था। थर्ड रिजल्ट पे आ जाते हैं हम। अगर फॉर्म कुछ इस टाइप से, दोनों फाइनाइट वैल्यूज ले लेते हैं, लिमिट में a टू b 1 बाय पाई माइनस a टू द होल पावर p dx, या तो फॉर्म ऐसी हो, और 1 बाय b माइनस पाई टू दी होल पावर p dx, और लिमिट है फ्रॉम a टू b। इन दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट हमारे पास है कि p अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट कहलाएगा, p ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 में ये डाइवर्जेंट कहलाएगा। रिजल्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है इन दोनों का, पर इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। उस चीज़ को समझ लेते हैं। जो लिमिट है वो दोनों फाइनाइट है, और फॉर्म पाई माइनस में आ रही है, पाई माइनस ए है या फिर बी माइनस पाई है। यहाँ पर जो हमने लिमिट लिख रखी है वो हमारी लोअर लिमिट है पाई माइनस ए की फॉर्म में। यहाँ पर जो हमने लिखा है बी हमारी अपर लिमिट है, तो बी माइनस पाई के फॉर्म में। ये ज़्यादा से ज़्यादा बी तक जा सकता है, तो बी माइनस की फॉर्म में मिल रहा है। ये हमारी लोअर लिमिट है, इसलिए पाई माइनस ए की फॉर्म में मिल रहा है। इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है, बस जो ये फर्स्ट वाला था वो एग्जैक्टली हमारा पी टेस्ट की तरीके से जा रहा था। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और मैं आपको बताऊंगी कि इस चीज़ को आपको समझना कैसे, लाइक आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इनको। और ये जो लॉज रिजल्ट हमने अभी देखे हैं ये सारे ही जैसे हम नॉर्मली इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं उसी तरीके से इन रिजल्ट्स को भी निकाला गया है। अब एक कंडीशन और इसमें मेंशन कर दीजिए, जो a और b की वैल्यू है, क्योंकि b अपर लिमिट है तो b जो है वो ग्रेटर देन a होगा, और a की जो वैल्यू है वो कोई फाइनाइट है तो ग्रेटर देन इन्फिनिटी, एंड b की वैल्यू जो है वो लेस देन इन्फिनिटी। मतलब बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो a एंड b है वो एक फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। मैं सिंपल जो हम इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं वैसे वही कर रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। अपर लिमिट पुट की, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, a टू दी पावर 1 माइनस पी
बाय 1 माइनस पी। अगर हम इसे देखें, जो ए की वैल्यू है वो कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यूज़, जो भी ये पी की वैल्यू होगी उसी पे डिपेंड करेगी। अब जैसे कि इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, इन्फिनिटी 1 माइनस पी माइनस ए 1 माइनस पी 1 माइनस पी। हम ये कहते हैं, पहला रिजल्ट ये है, p की वैल्यू मान लेते हैं कि ग्रेटर देन 1 है। जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जो हमारी पावर है वो नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये 1 माइनस पी की फॉर्म में है। सपोज करो p की पावर हमें ग्रेटर देन 1 लेनी है, हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज़ -1। तो पावर कैसे आ गई, नेगेटिव में आ गई, इन्फिनिटी की पावर आ गई नेगेटिव में। और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में रहेगी ना, 1 माइनस पी, और जब आप इसको शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर में तो पावर जो है वो उसकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की। 1 बाई इन्फिनिटी, अब पावर हो गई पॉजिटिव की। 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो टेंड करता है 0 को, जो कि एक फाइनाइट लिमिट हमें मिल रही है। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा। फाइनाइट इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू फाइनाइट है। ओके, तो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक फाइनाइट ही मिलेगा। और अगर हमें रिजल्ट फाइनाइट मिलता है तो जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अब अगर हम ये बोलें कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है, p की वैल्यू लेस देन 1 है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। p की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, p की वैल्यू लेस देन 1 होने पर अगर इसी केस की सिर्फ हम बात करें तो जो इन्फिनिटी की पावर रहेगी वो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि हमने लेस देन 1 बोला है और ये 1 माइनस पी की फॉर्म है। और अगर ये न्यूमरेटर में ही रहता है तो अगर ये फाइनाइट भी हो तो भी अगर आप इन्फिनिटी, ये पूरी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की टुवर्ड्स अप्रोच करेगी, और आप इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो हमारा रिजल्ट है वो इन्फिनिटी ही आएगा। और इन्फिनिटी के केस में हमने अभी डिस्कस किया कि जब हमारा इंटीग्रल इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है तो हमारा इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली जैसे मैंने वही स्टार्टिंग में भी बोला था कि जैसे हम एक इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं, उन्हीं का यूज़ करके हमने इन इंटीग्रल्स के रिजल्ट को फाइंड किया है। तो आप सिंपली ये फॉर्म्स याद रखिए कि कैसी फॉर्म होने पर हमें कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट बोलना है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं याद रख सकते तो सिंपल आप जैसे इवेलुएट करते हो उस प्रोसीजर से भी आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इंटीग्रेट फंक्शन 1 बाई एक्स टू द पावर 2/3 एंड इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, लिमिट है फ्रॉम -1 to 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ हमें फाइंड करना है कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ये जो फॉर्म है वो बेसिकली a बाई b की ये वाली फॉर्म है कि जो लिमिट्स है वो तो फाइनाइट है, पर जो हमें फंक्शन गिवन है वो किसी पॉइंट पे, ये जो भी हमारे पास लिमिट है उनमें से किसी एक पॉइंट पर ये अनबाउंडेड हो रहा है। तो जैसे ही ये 1/0 होगा ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, अनबाउंड हो जाएगा, और ये जो 0 वैल्यू है, मतलब जिस पे ये अनबाउंड हो रहा है, वो -1 और 1 के बीच की ही कोई वैल्यू है, दैट इज़ 0। ठीक है, तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी लिमिट्स जो हैं, कोई एक भी लिमिट अगर इन्फिनिटी नहीं भी होती और जो इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स हैं अगर वो फाइनाइट है तो भी इंटीग्रल इम्प्रॉपर हो सकता है। और वो कैसे होगा कि कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर उसमें होगा जो उस फंक्शन की वैल्यू को अनबाउंड कर रहा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो पॉइंट उस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, जिसमें वो पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ब्रेक करके लिख देंगे फ्रॉम -1 to 0 प्लस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो गया -1 to 1। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है -∞ to ∞ हमारे पास है और हमें कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो -∞ to 0 प्लस 0 to ∞। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है जिस पे आप फंक्शन को ब्रेक करके लिख रहे हो, आप ये चेक कर लो कि जो फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटी क्या है, और जो भी सिंगुलैरिटी होगी जिसमें भी फंक्शन को प्रॉब्लम होगी, हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे ब्रेक करके इसकी लिमिट्स को लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन भी। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको 0 पर ब्रेक किया है और फंक्शन हमारा आ गया 1 बाई एक्स टू द पावर 2/3 dx एंड सेम ओवर हियर 2/3 dx।
ये जो फॉर्म है अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ अगर इस तरीके से लिमिट है 0 to b, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे एफ फंक्शन किस फॉर्म में होगा 1/x⁻p dx, तो बिल्कुल अपोजिट p टेस्ट का बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट चलता है कि p अगर लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है तब तो वो हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा, एंड ग्रेटर देन 1 होने पर ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। सॉरी, इज इक्वल्स टू 1 होने पर हमेशा डाइवर्जेंट ही होता है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमने जो फॉर्म देखा था जिसका रिजल्ट हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वैसी ही लिमिट है 0 to b, फाइनाइट 0 to 1, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, और फॉर्म भी बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/3 विच इज़ लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा, लेस देन 1 है तो मतलब कन्वर्जेंट है। तो सिर्फ ये वाले पोर्शन की अभी मैं बात कर रही हूँ जो मैंने सेकेंड इंटीग्रल लिख रखा है, ये तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तब तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट हमारे पास कन्वर्जेंट ही मिलेगा, बट अगर ये डाइवर्जेंट हो जाता है तब आप कुछ भी कन्वर्जेंट एक फाइनाइट वैल्यू को ऐड भी कर रहे हो तो भी इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट वैल्यू ऐड होगी वो इन्फिनिटी ही हमें देगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि इस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है या नहीं। अब जैसे ही 0 पुट होगा 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा, आप अगर ऐसा सोचते हो तो ये आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंट, पर हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या है, लिमिट है हमारी -1 to 0 dx/x⁻2/3, दोनों ही फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। हम इसको अगर इवेल्युएट करें तो समथिंग हमें मिल जाएगा x⁻−2/3, और हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में हो जाएगा +1, यहाँ पर भी आ जाएगा -2/3 +1, और यू कैन राइट इट एज x⁻−1 -2/3 1 -2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2/3 विल बी 3 - 2/3 दैट इज़ 1/3। ये हो जाएगा x⁻1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3। लिमिट विल बी फ्रॉम -1 to 0। अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये समथिंग ऐसा हो जाएगा 3, 0 की पावर 1/3 माइनस -1 एंड ये हो जाएगा 1/3। जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, फाइनाइट मिल रही है। तो फाइनाइट होने पर ये वाला जो इंटीग्रल है हमारा वो भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब हमें जस्ट ये फाइंड करना है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो आप बस इतना फाइंड कर लो कि इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रही है या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको प्रॉपर जो इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अगर उसकी आपको वैल्यू जो है वो फाइंड करना है या इवैल्यूएट करना है, प्रॉपर हमें आंसर चाहिए, तो आपको उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, तो ये जो इंटीग्रल है वो भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट 1/x⁴/3, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। लिमिट्स हैं -∞ to इन्फिनिटी, ओके। तो एक वे तो ये है कि हम इस तरीके से ब्रेक कर लें, -∞ से 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी, एक वे तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा वे -∞ to -1, देन -1 to 0 एंड देन 0 to इन्फिनिटी। एंड दूसरा जो वे है उसमें हमने क्या करा, -∞ to -1 ले लिया, प्लस -1 to 0 ले लिया, प्लस 0 to 1 ले लिया, एंड देन 1 to इन्फिनिटी ले लिया। तो मैं ये वाला जो मैंने जिस तरीके से लिमिट्स को ब्रेक कर रखा है, मैं ये वाले वे से इसको सॉल्व करने वाली हूँ। रीज़न क्या है, जैसे कि अगर हम इस लास्ट वाले की बात करें तो मेरे पास दो फॉर्म जो हमने जिसके रिजल्ट्स पढ़े हैं, पहली फॉर्म तो ये थी कि यहाँ पर a हो और अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी हो और फंक्शन का फॉर्म हो 1/x⁻p। दूसरा फॉर्म जो हमने रिजल्ट देखा, यहाँ पर 0 हो और ऊपर कोई फाइनाइट वैल्यू हो, सपोज करो b, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो यहाँ हमें मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ तो आंसर लोअर लिमिट मेरी 0 जा रही है और अपर लिमिट मेरी इन्फिनिटी जा रही है। मुझे कोई भी फॉर्म ऐसे में नहीं मिलेगी, मैं कोई भी रिजल्ट इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस वजह से मैंने और इसको ब्रेक कर दिया। अब इस वाले लास्ट वाले इंटीग्रल में ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इस वाले में
जो लास्ट सेकेंड ये वाला इंटीग्रल है उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट से भी हमें इस पूरे इंटीग्रल को ये फाइंड करने में हेल्प मिलेगी कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो जो हमने ब्रेक किया है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक किया है। अब जो फंक्शन की फॉर्म है 1/x⁴/3 dx वो आप हर जगह पे लिख दोगे। अब इसमें देखो जो पहला वाला हमने रिजल्ट हमने इस्तेमाल किया था वो ये था कि अगर यहाँ पर a है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है 1/x⁴p dx है, तो सिंपल जो p सीरीज़ का टेस्ट लगता है कि p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होने पे डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू है 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये जो है वो हमारा हो गया, जस्ट अ सेकेंड, 1 पॉइंट समथिंग ना, तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 1। तो ये हम कह देंगे कि ये कन्वर्जेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास ये था कि फंक्शन की अगर ये फॉर्म है तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट है कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है एंड p इज इक्वल्स टू 1b, और p अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर से हमारा फंक्शन है 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होने पर डाइवर्जेंट आ गया। तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट आ गया। अब अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट नहीं भी करते, इनमें से एक भी अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो जो रिजल्ट है हमारा वो डाइवर्जेंट ही आएगा। रीज़न क्या है कि डाइवर्जेंट पे जो हमारी लिमिट होती है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करती है। आप इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स ही जाएगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा डाइवर्जेंट ही रहेगा। अब मैं समराइज़ कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है। देखिए हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से है कि a टू इन्फिनिटी, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप a की वैल्यू जो हमारे पास है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, और कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास है और इसका रिजल्ट जो एकदम p सीरीज़ टेस्ट में हम लगाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही इसका टेस्ट है। पहला रिजल्ट तो ये है। सेकेंड रिजल्ट में हमने ये बोला था कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट उसकी कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। तो जस्ट इसका अपोजिट रिजल्ट, मतलब p ग्रेटर देन 1 होने पर और इज इक्वल्स टू 1 होने पर ये डाइवर्जेंट होगा और लेस देन 1 होने पर ये कन्वर्जेंट होगा। अपोजिट रिजल्ट इसका अप्लाई हो जा रहा है इस वाले पे। और बाकी की जो दोनों फॉर्म्स पढ़ी हैं उस पर जो हमारी लिमिट्स हैं वो तो दोनों फाइनाइट है, पर फॉर्म हमें कुछ इस टाइप से मिल रही है। एक में है पाई माइनस a समथिंग और दूसरे में थी b माइनस पाई समथिंग, ऐसी फॉर्म मिल रही है। तो ये थोड़ी डिफरेंट ही हो गई क्योंकि इसमें पाई का यूज़ हो रहा है और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। रेस्ट इन दोनों फॉर्म्स में मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकें, क्योंकि आप कोई भी अगर एक इंटीग्रल पता कर लेते हैं जो भी आपने ब्रेक किया है, अगर उसमें से एक भी डाइवर्जेंट हो जाता है तो बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं और आप इनकी कन्वर्जेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ और टेस्ट जानेंगे जिससे आप इसके कन्वर्जेंस के बारे में और एनालिसिस कर सकते हैं। एंड थैंक यू।